नमस्कार मित्रों। चलिए एक पुराने शख्स को याद कर लेते हैं जिसका संबंध भारत पाक विभाजन की त्रासदी से जुड़ा रहा और उसका एक उपन्यास जो चर्चा में लगातार बना रहा अपने वक्त में, वह था छठा दरिया। छठा दरिया से मुराद ये थी कि 5 दरिया तो माने ही जाते हैं कि पूरे के पूरे पंजाब के 5 दरिया, इसलिए उसका नाम पंज आब, 5 जलाशयों या 5 नदियों या 5 दरियाओं की धरती। आब का मतलब जहाँ आब है, पानी है। अब उसमें विशेष रूप से इसको छठा दरिया लिखने की ज़रूरत महसूस हुई इस लेखक को, इस स्तंभ लेखक को, चर्चित अपने समय के व्यंग लेखक को, कि उसने वो जो दिन भोगे। 7 अगस्त का समय था, 9 अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक 1947 की बात है कि 9 अगस्त 1947 से 8 नवंबर तक जो दंगे हुए, एक महीना, अपना 2 महीने का समय उसने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये बीच में डाला है। 3 महीने का समय आप गिन लीजिए कि 3 महीने का समय जो था, कालखंड जो था, उस कालखंड में जो कुछ उसने भोगा, जो देखा अपनी आंखों से, उसी को बयान करके ऐसी एक कृति की रचना की, ऐसे उपन्यास की रचना की था। तो वो उपन्यास, लेकिन उस उपन्यास को अपने समय का सबसे बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। उसमें उसने सरसरी तौर पे उपन्यास का नाम मैं शायद आपको बता भी चुका हूँ, छठा दरिया के नाम से वो उपन्यास आया था। तो छठा दरिया में विशेष रूप से उसकी जो विशेषता है, जो वैशिष्ट्य है, वो ये है कि उसमें मंटो के स्याह हाशिए की तरह सिर्फ स्टोरीज़ जो कंकॉक्टेड हैं, जो स्टोरीज़ जो कल्पनाशीलता के द्वारा उपजी हैं, हालात से प्रेरित होकर, परिस्थितियों से, परिस्थिति जन्य जो कहानियाँ हैं, जो वस्तुतः कहानियाँ हैं, आप उन्हें सत्य पर आधारित कथाएं भी कह सकते हैं, सत्य कथाएं तो आप नहीं कह सकते, तो उनको बयान किया है। अब ये जो छठा दरिया है, इसमें थोड़ी सी लीक से हट के बात की गई है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो किसी भी देश में या किसी भी भूखंड के होते, उस परिवेश में किसी भी भूखंड के होते पात्र एक जैसा बर्ताव करते, एक जैसी उनकी पीड़ा होती, एक जैसी घटनाओं से वो रूबरू होते, एक जैसे दौर से निकल रहे होते। और इसलिए उसने छठा दरिया का नाम दिया कि ये खूनी दरिया था, उतना ही ज़्यादा विशाल, जितना विशाल वो पांचों दरियाओं का जो फैलाव था, उतना ही फैलाव इसका ज़्यादा हो गया था। तो छठा दरिया कहकर उस वक्त की पीड़ा को बयान किया इसके लेखक ने। लेखक का नाम वही आपको मालूम है जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर फ़िक्र तौंसवी की पुण्यतिथि इन्हीं दिनों में, इसी महीने में ही आती है। और दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स ने लगभग 35 कृतियाँ लिखी, 700 से भी ज़्यादा उसके स्तंभ अलग अलग समाचार पत्रों में आए। एक ही समाचार पत्र में वो 30 बरस तक लिखता रहा। इतना कुछ हुआ। उसने पाकिस्तान के अदब लतीफ़ में भी काम किया और भारत के मिलाप में भी काम किया, और निरंतर इतनी बड़ी पत्रकारिता में सक्रियता अपनी बनाए रखने वाला व्यक्ति लगभग भूल जाए हम सबको, तो ये हम सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होती है, शर्मिंदगी का कारण है। और मेरी उनसे मुलाकात हुई सी 75 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक कह लीजिए कि 70 और 80 के बीच में कालखंड में, क्योंकि हम लोग एक समय पर इकट्ठे एक ही कार्यालय में काम कर चुके थे। वो बहुत मेरे से वरिष्ठ थे और मैं उनकी एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी एक प्रकार से उनका सम्मान भी करता था। कभी मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया था, मेरी ज़रूरत नहीं होती थी कि जो आदमी कलम का इतना संपन्न सम्राट है, उसको तो मैं उसके हाथ को चूम तो सकता हूँ लेकिन हाथ मिला नहीं सकता उससे। तो ये फ़िक्र साहब की ये सबसे बड़ी बात, ये वो खूबसूरती थी। वो अक्सर कहा करते, यार क्या करें, समझ ही नहीं आता
कि ज़िंदगी क्या खिलवाड़ करती है। पाकिस्तान में मुझे ये तखल्लुस इसलिए रखना पड़ा कि वहाँ एक हिंदू के लिए उर्दू के अखबारों में काम समझते थे कि इसको खाक उर्दू आती होगी। और मेरा नाम फ़िक्र तौंसी, मैंने अपनी तौंसा जो गांव था तौंसा शरीफ उसको भी नहीं छोड़ा, कस्बे को जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और फ़िक्र जो है उसका मतलब चिंतन। लेकिन वो नाम इतना ज़्यादा चला कि जब मैं भारत में आया तो भी लोग मिलाप में या दूसरे अखबारों में, हिंदी और उर्दू के भारतीय अखबारों में, कुछ लोगों ने हिचकिचाहट की कि ये तो कहीं मुसलमान है, इसको तो कैसे ले। वहाँ पहचान अपनी छिपाने के लिए मुझे एक मुस्लिम तखल्लुस रखना पड़ा, और ये भारत में अपनी पहचान अलग से करने के लिए मुझे पहली बार यहाँ ज़िक्र करना पड़ा कि मेरा नाम भाई रामलाल भाटिया है, और ये मैं उस भाटिया का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम ईश्वरी देवी था और मेरा जन्म जो था वो तौसा शरीफ में हुआ था। ये बात अलग है कि बीच बीच में मैं तस्लीम भी कर लेता था कि भाई बात ये है कि हमारी कल्चर उस तरह तुम लोगों की कल्चर की तरह, संस्कृति की तरह तंग दिल नहीं थी, संग दिल भी नहीं थी। उस वक्त भी यही था। संग दिल और तंग दिल का फ़र्क मेरे ख्याल में आप समझते होंगे। संग दिल जो है जिसका पत्थर का दिल हो, और तंग दिल जो बहुत ही सूक्ष्म छोटे दिल वाला व्यक्ति कह सकते हैं आप। तो कहते थे सबसे बड़ी मुसीबत मेरी ये थी कि अब मैं पैदा हुआ, मुझे तो होशोवास नहीं था, लेकिन मेरे पिता के संस्कार थे, भाटिया परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे सबसे पहले छठी रात करने के बाद मुझे सबसे पहले तौसा शरीफ के जो सूफियों का जो एक था मरकज़ वहाँ ले गए, और अंदर नहीं ले जाया गया मुझे दीवार के साथ वो छुआ कर वो ले आए, और उसके बाद लौटती बार वो आके देवी के मंदिर में माथा टिका लाए। तो अब ये इन चीज़ों से मुक्ति उस कल्चर में, उस संस्कृति में मुमकिन ही नहीं थी। और फ़िक्र साहब बताते हैं कि मेरे जैसे और कितने ही लोग थे जिनको अपना सही परिचय सिर्फ़ इसलिए छुपाना पड़ा कि अगर वहाँ काम करना है तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम के लिए जगह है, और यहाँ काम करना है तो यहाँ हिंदू के लिए जगह है, तो प्राथमिकता मिलेगी। तो हर जगह स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि मैं भाई भाटिया नहीं हूँ, मैं फ़िक्र हूँ, और वहाँ ये स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि मेरा नाम जो है वो रामलाल भाटिया है। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति से गुज़रा ये शख्स। इसने 17 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भाग लिया, उसका स्टाफ में काम करता रहा। अदब लतीफ़ में इसके संपादक जनाब अहमद नदीम कासमी साहब होते थे, और ऐसे बड़े बड़े लेखकों की संगत में रह के इसने काम किया। और ख़ुद मंटो कई बार कहा करता था कि अगर मैं किसी को पढ़ना पसंद करता हूँ तो इस कमबख्त को पढ़ना पसंद करता हूँ, ये कमबख्त मुझे भी खा जाता है कई बार। और उसकी व्यंग की देख लीजिए जी कि उसका व्यंग का रंग ढंग इतना गज़ब का था कि उसमें छोटी सी बात पे सहज रूप से बड़ी लंबी चौड़ी पूरी की पूरी बात को बयान कर देना, ये उसकी खूबसूरती थी। मसलन एक बार अपने संस्मरण सुना रहे थे श्रीमान जी, तो उसमें कहने लगे मेरे 2 दशक तो दिल्ली में आके वैसे ही बर्बाद हो गए। पहला तो दशक मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा कम्युनिज़्म की, नहीं आया कमबख्त, लेट हो गया। और दूसरी प्रतीक्षा 10 साल करता रहा दूसरे दशक में डीटीसी की बसों की, साली कभी भी टाइम पे नहीं आई। तो कम्युनिज़्म और डीटीसी बसों में जो मेल के माध्यम से उन्होंने एक संदेश देने की कि जिस चीज़ के लिए आप तड़पते हैं, जिस चीज़ के लिए आप एस्पायर करते हैं, जिसकी आपको बड़ी शिद्दत से ज़रूरत होती है, किसी वक्त वो चीज़ें नहीं आती और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद ये चीज़ें वक्त पे आ जाएं, पर वक्त पे ना तो डीटीसी की बस आती है ना ही साम्यवाद आता है। तो एक बात कहने का एक लहजा है, और ये लहजा उसी शख्स के पास था, और इसलिए अब उसे एक बार फिर से याद करने के लिए एक थोड़ा सा जो कुनमुनाहट जो है वो शुरू हुई है, और दोबारा से नए सिरे से उसकी रचनाएं तलाश की जा रही हैं, उसके स्तंभ ढूंढे जा रहे हैं। अब पता लगता है कि वो भारतीय पत्रकारिता का एकमात्र ऐसा स्तंभ लेखक था जिसने ज़िंदगी में लगभग 10,000 लेख, व्यंग लेख लिखे। ये बात अलग है कि वो सारे के सारे लेख जैसे वो
हरियाणा के एक सियासतदान ने कहा था कि अखबारों का क्या है, अखबार तो शाम को पकौड़े बेचने के काम आती है, पकौड़े उसमें रख के खाने के काम आते हैं, शाम को इनकी कीमत कोई नहीं होती। और इसका ये था कि इसका ये दावा होता था कि ये मेरे प्रशंसक हैं, चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं, वो कटिंग काट के बेशक रख लें, लेकिन रखेंगे ज़रूर, क्योंकि उनका दिल करता है कई दिनों के बाद भी प्याज के छिलके उतार के उसको देखें तो सही। शुक्रिया।